हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एसएससी का कुछ जीएस देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में। उसका तथ्यात्मक विवरण भी नीचे दिया हुआ है जिसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एसएससी का ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है और हर बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या होता था साथियों? तो ये होता था जो इतिहास का प्रारंभिक युग होता था और इसमें मुख्य रूप से पाषाणकालीन जितने भी होते थे, यानी पत्थर का औजार का प्रयोग किया जाता था मुख्य रूप से। तो और इसका नीचे देखिए तथ्य कुछ दिया हुआ है। तो जिस काल को कोई लिखित जिस काल में का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? हम प्राग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। साथ ही इसके अंतर्गत हो जाएगा पाषाणकालीन सभ्यता आती है। पुनः इसको इतिहास पाषाण युगीन संस्कृति को पुनः तीन चरणों में बांटा जाता है। कौन कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए जाते थे? तो इसका भी आंसर देखिए, ऑप्शन क्या है? नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को पहले बता चुके कि पत्थर का युग के रूप में जाना जाता था। इसमें मुख्य रूप से औजार का जो प्रयोग किया जाता था वो जैसे हो गया पत्थर का कुल्हाड़ी हो जाएगा, खुरचनी हो गया, छेनी हो गया या कुदाल हो गया, इत्यादि का पत्थर के रूप में पत्थर का औजार मुख्य रूप से बनाया जाता था। चलिए इसके विवरण देखते हैं। उपकरणों को भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी तीन कालों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल हो जाएगा, जिसमें इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कौन कौन? हस्त कुठार खंडक विदारणी हो जाएगा। मध्य पूरा पाषाण काल दूसरा नंबर में हो जाएगा, इसका फलक उपकरण हो जाएगा। तीसरा नंबर में उच्च पूरा पाषाण काल, इसका हो जाएगा तक्षिणी और खुरचनी इत्यादि जो भी है। उस समय शिकार करने के लिए जो आरंभिक आदि मानव जो प्रयोग करते थे, जिस जिस औजार का प्रयोग करता था वो सब पत्थर को बना होता था, उसी का सब ये उदाहरण है। स्पष्ट है कि पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल के ही प्रदेश होता था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकसित एक सभ्यता थी जो कि ईसा पूर्व में बसावट हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो नगर नियोजन है। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों रखा गया? तो सर्वप्रथम हड़प्पा जो नगर था, हड़प्पा पूरा स्थल या नगर कह सकते हैं की खोज हुई, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता सकता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का दो नगर था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो ऑप्शन देखिए, तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात और ब्राह्मी। इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात, क्योंकि अभी तक जो है इसका जो सिंधु सभ्यता का जो लिपि था अभी तक इसको पढ़ा ही नहीं जा सका है। और ये लिपि मुख्य रूप से भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक यानी भाव के रूप में, चित्र के रूप में उकेरा गया है सभी लिपि, जिसमें से मूल चिन्ह कितना है? दो, लगभग 64 है। फिर 250 से 400 तक अक्षर भी हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि में मिलती है। यह लिपि क्या है? चित्रात्मक थी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो ऑप्शन देखिए, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भोपाल जिले से कुछ दूरी पर ही आपको भीमबेटका की गुफाएं मिलेगी। एक बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जो कि भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम नमूना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता
के शहरों की गलियां ही थी। ऑप्शन देखिए, चौड़ी एवं सीधी, तंग एवं मैली, फिसलन वाली, तंग टेढ़ी। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौड़ी एवं सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। ये इस तरह का होता था कि एक चौराहा यहाँ हो गया, एक चौराहा हो गया, इसका गली हो गया, ऐसे एक गली हो गया, ये एक गली हो गया, ये एक गली हो गया, ये एक गली हो गया। मतलब पूरी तरह से आधुनिकता का इसमें नमूना परिलक्षित होता है, जो कि समकोण पर विभाजित करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो इसका दोनों पूछ दिया है, जबकि हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी और मोहनजोदड़ो हो जाएगा सिंधु नदी। तो दोनों एक साथ प्रश्न पूछने दिया कि भी हड़प्पा रावी नदी किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं देना चाहिए था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो ऑप्शन देखिए, रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला और जीवन का टीला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। मतलब मोहनजोदड़ो का स्थानीय भाषा में, बोलचाल में इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में क्या होता था, मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में होता था इसका। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। इसके पुरातात्विक महत्व आकर्षित था। जबकि सर्वप्रथम जो शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोजा था। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, देखिए सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा और हड़प्पा, लेकिन सिंधु हो जाएगा। लोथल हो जाएगा भगवा नदी, कालीबंगन घगर नदी हो जाएगा और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो सिंध प्रांत के लारकाना जिले में है, जो कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। कहाँ पे? तो सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक घर में निजी कुएं स्नानाघर होते हैं। पानी के लिए नालियों की व्यवस्था था। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। मतलब आधुनिकता से परिपूर्ण शहर था पहले मोहनजोदड़ो, यानी पूरी की पूरी। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, विशाल स्नानागार, स्तंभ हॉल, सस्तंभ हॉल, 2 मंजिला मकान और धन्याघर। तो हो जाएगा धन्याघर, यानी ये एक यहाँ पे मोहनजोदड़ो का धन्याघर, क्या कहेंगे हम धन्याघर का, और कुछ नाम है, जो कि 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा सबसे बड़ा भवन था। अन्नागार इसको कहा जाता है। हम धन्यागार लिखा है, अन्नागार है इसका मूल नाम, याद रख सकते हैं अन्नागार। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार भी मिले हैं, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर 7.01 मीटर है, जो कि अन्नागार के बाद मिलेगा आपको स्नानागार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ऑप्शन देखिए, नटराज हो जाएगा, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध और नरसिम्हा। तो इसका ऑप्शन आंसर उत्तर क्या हो जाएगा, नृत्य करती हुई बालिका। नटराज की मूर्ति ये है चोल साम्राज्य की। ठीक है, बुद्ध अपने बुद्ध समय का है, नरसिम्हा कोई मतलब नहीं है। तो देखिए विवरण क्या है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित थी। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ये कांसे की मूर्ति है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन देखिए, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। हो जाएगा लोथल। लोथल जो शहर था वो बंदरगाह था, एक पतन था, यानी बंदरगाह था। कालीबंगन कौन नदी हो जाएगा, कालीबंगन घगर नदी हो जाएगा। रोपड़ भगवा नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल सिंधु नदी किनारे स्थित है, लोथल और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। ठीक है, लोथल जो है कहाँ पे है? तो अहमदाबाद गुजरात में, जो कि भगवा नदी, लोथल भगवा नदी पे
किनारे स्थित है और 1955 से 62 के मध्य यहाँ एस आर राव के निर्देशन में खुदाई हुई थी। किसके? तो एस आर राव। सबको प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। यहाँ से क्या मिला था? तो पकी हुई ईंटा का प्रयोग मिला था, जिसका आकार देख सकते हैं 214 से 36 मीटर का है। इसे जहाजों की गोदी कहा था। किसने कहा था? तो एस आर राव जी ने कहा था, जो कि उस समय इन्हीं के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। इसका लोथल एक पतन नगर था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो ये रिपीट कर दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लोथल हो जाएगा, बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो विशाल स्नानागार ग्रेट ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? तो अभी हम बता चुके हैं कि ऑप्शन हड़प्पा, लोथल, चनहुदलो, मोहनजोदड़ो। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार क्या था? तो ये नहाने के लिए मुख्य रूप से यज्ञ वगैरह होता था या पूजा प्रतिष्ठान के समय इसका प्रयोग होता था। सामूहिक रूप से वहाँ स्नान किया जाता था लोगों के द्वारा। इसमें बहुत सारे कुएं और अलग अलग रूम का अवशेष प्राप्त हुआ है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देखिए ऑप्शन है आर्य, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी माता का प्रयोग होता था मातृदेवी के रूप में, यानी क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से उर्वरता की देवी के रूप में पूजी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? तो ऑप्शन देखिए, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र और फारस की खाड़ी। तो उसका हो जाएगा सिंधु घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगन ऑप्शन है चट्टान कटौती, वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती और मिट्टी के पात्र। तो यहाँ से मिट्टी के पात्र मिले हैं, वो भी इस मिट्टी मिले हैं। देखिए हैं कालीबंगा सेंधव कालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र मिले हैं। यहाँ पके हुए मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। मतलब मिट्टी पे जो लेप लगाया जाता था वो लाल लगाया जाता था। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है? तो घाघर नदी के किनारे स्थित है। चलिए, तो ये था हमारा 20 प्रश्न था कि हम बता दिए। अच्छा, 2 क्वेश्चन छूटा हुआ है यहाँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन है कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ई गिरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापार जो थी वो थी उन्नत किस्म थी। वो विदेशों में व्यापार चलता था, जैसे हम सिंध हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह से इसका व्यापार चलता था। सिंधु व्यापार इसको। ठीक है, इसके अलावा कृषि एवं पशुपालन की भी महत्वपूर्ण योगदान था इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। सोर्तुगाई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत। हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन सी अफगानिस्तान में हो जाएगा। तो देखिए, सोर्तुगाई मुंडी घाघ नदी सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। सोना, तांबा, चांदी का अवशेष पाया गया था हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन लोहा का अवशेष नहीं पाया गया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या था? तो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी धातुओं को अवशेष मिले हैं, परंतु लोहे का अभी तक प्राप्ति नहीं हुआ है। शायद लोहे से परिचय नहीं था उन लोगों को। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा हमको कमेंट